हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करने वाले हैं। आर्टिकल लिखा हुआ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से अजीबोगरीब कानून पे जो महाराष्ट्र में रिसेंटली बनाया गया है। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट आप तब लेंगे जब आपके हाथ में एक पेपर और पेन होगा और साथ साथ आप खुद इसको पढ़ेंगे। देखिए, 40 मिनट इस क्लास में आप देते हैं, बहुत कीमती होता है वक्त, तो मैक्सिमम बेनिफिट वक्त का आपको लेना है, साथ में खुद पढ़ना है, फिर जब मैं पढ़ूं तो उससे मैच करना है और जो चीजें आपसे शेयर की जाएं अगर आप नोट्स बना सकें तो सोने पे सुहागा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, टाइटल है डेंजर ऑफ थॉट। थॉट का मतलब होता है सोच, एक नाउन है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, यह भी एक नाउन है। कह रहे जी सोच का खतरा। एक ऐसा कानून बना है महाराष्ट्र में जिसमें अगर सरकार को ऐसा लगा कि आपने कोई गलत काम सोचा है, किया नहीं है, सोचा है, तो भी सरकार आपको जेल में लाके खड़ा कर सकती है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखेंगे। आज मैं आपको वर्ड से खेलना सिखाऊंगा। पहले टाइटल पैराग्राफ देखो फिर बताता हूं। कह रहे द पब्लिक सिक्योरिटी बिल एंडेंजर्स इंडिया एज एन ओपन सोसाइटी। कह रहा है ये जो नया कानून है महाराष्ट्र में, पब्लिक सिक्योरिटी बिल, ये एंडेंजर करता है या डेंजर में डालता है। एंडेंजर करना, खतरे में डालना। और किसको डालता है? भारत को डालता है एक ओपन सोसाइटी के तौर पे, खुले समाज के तौर पे। अगर सरकार आपके घर आकर के रात में आपसे बोले कि आपने कुछ सोचा था जो हमें गलत लगा, आपने अपने दोस्त को कुछ सोच के बताया था, वो सोच हमें देशद्रोही की सोच लगती है, तो चलो हमारे साथ जेल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आपकी खुली सोच भी सरकार दबा सकती है। खुला समाज एंडेंजर हो गया है। पब्लिक सिक्योरिटी बिल सब्जेक्ट है, एंडेंजर्स इसकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो मैं आपको वर्ड से खेलना सिखाता हूं। आपने देखा ऊपर डेंजर एक नाउन है। डेंजर का मतलब क्या होता है जी? खतरा। डेंजर का सिनोनिम होता है पेरिल। सर्च करो डिक्शनरी में पेरिल। पेरिल का मतलब भी होता है खतरा। अगर डेंजर के आगे मैं ई एन ये रूट वर्ड लगा दूं, सफिक्स प्रीफिक्स, और पेरिल के आगे आई एम ये प्रीफिक्स लगा दूं, तो दोनों वर्ब फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। एंड डेंजर का मतलब होता है खतरा नहीं, किसी को खतरे में डालना। इम्पेरिल का मतलब होता है पेरिल या खतरा नहीं, किसी को खतरे में धकेलना। तो ये देखो, डेंजर ऊपर नाउन था, एंड डेंजर यहां पे वर्ब बनी हुई है। ये जो बात मैंने आपको अभी बताई, ये कोई आपको नहीं सिखा सकता। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, हर वर्ड के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, पर ये आपको सीखना होगा। अगर इंग्लिश को आपको मास्टर करना है, इस लैंग्वेज को पकड़ना है, और सीखने का तरीका एक ही है, डिक्शनरी को खोलना। जब भी कोई नया वर्ड देखो, कोई इंटरेस्टिंग वर्ड देखो, अपनी डिक्शनरी खोलो मोबाइल में, सर्च करो उस वर्ड को, उसको देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसका। अच्छा नाउन है, उसकी वर्ब फॉर्म कैसे बनेगी? नीचे वर्ब फॉर्म दी होती है। उसकी एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनेगी? कोई एडजेक्टिव देखा, उसकी नाउन फॉर्म कैसे बनेगी? हमेशा दिमाग में ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी अगर आपके है, तभी आप इस चीज को मास्टर कर सकते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। चलो एक और चीज बताता हूं आपको, अब लगे आप बता ही देते हैं। थॉट का मतलब होता है सोच। थॉट एक नाउन है। और थिंक, थिंक एक वर्ब है। थिंक का मतलब होता है सोचना। यहां पे एक्शन की बात हो रही है। थिंक की वी2 अगर बनाएंगे, वो भी थॉट होती है। समझ पा रहे हो? थॉट यानी सोच एक नाउन, और थॉट यानी वी2 यानी मैंने सोचा, ये एक वर्ब। अब नाउन लगा या वर्ब लगी है, ये आपको खुद डिसाइड करना होता है सेंटेंस में। तो ये देखो, एक ही वर्ड दो अलग अलग काम कर रहा है, एक जगह वी2 है, एक जगह नाउन है। तो वर्ड से खेलना सीखो, अच्छे बच्चे की तरह डिक्शनरी को खोलो, दिन में 10 बार आपकी डिक्शनरी खुलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब दिखाएंगे आपको। 4-5 वर्ड्स है, शुरू में एक साथ देख लो। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। YT ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो।
इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे। एडवांस मैनर में ऐसे, प्रेसी, आंसर्स को कैसे डील करना है, ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए थोड़ा कर दें इसको जूम इन। पहला वर्ड है आपका पैलेटेबल। देखिए पैलेट क्या होता है, आपकी स्वाद की ग्रंथियां, आपके अंदर के टेस्ट बड्स जो जीवा पे यानी आपकी टंग पे होते हैं, है ना, माउथ के अंदर होते हैं, जिससे खट्टा, मीठा, कड़वा आपको पता लगता है। अब बताओ पैलेटेबल कौन सी चीज होगी जो आपकी स्वाद की ग्रंथियों को, टेस्ट बड्स को एक्साइट करे, जो आपको स्वादिष्ट लगे, डिलीशियस लगे, टेस्टी लगे। तो पैलेटेबल क्या होता है, जो अच्छा हो स्वाद के लिए, या फिर आपके लिए प्लेजेंट हो, लुभावना हो। जरूरी नहीं है कोई चीज रसगुल्ला खाओगे वही पैलेटेबल है। मैंने कोई रसगुल्ले जैसी बात कर दी आपके साथ, आपको मजा आ गया सुन के अपनी तारीफ, तो वो तारीफ भी आपके लिए पैलेटेबल है। चलिए पैलेटेबल का बिल्कुल उल्टा होता है अनपैलेटेबल, जो चीज स्वाद में गंदी हो या फिर जिससे आपको मजा ना आता हो, जो आपको प्लेजेंट या लुभावनी ना लगे, चाहे कोई खाने की चीज हो चाहे कोई बात हो। द आइडिया ऑफ वर्किंग विमेन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। ये ख्याल, ये आइडिया काम करने वाली औरतों का, ये आज भी लुभावना नहीं लगता है, प्लेजेंट नहीं लगता है कई गांव में रहने वाले घरों को, हाउस होल्ड्स, परिवारों को। चलिए इसको टूथसम और सेवरी भी बोलते हैं। पैलेटेबल का बिल्कुल उल्टा अनपैलेटेबल, जो आपको गंदा लगे। अनसेवरी बोल दो, है ना, अनअग्रीएबल बोल दो। तो ये सेवरी वर्ड जरूर याद रखना, स्वादिष्ट चीजों के लिए यूज होता है। अनसेवरी यानी स्वाद में गंदा, सेवरी यानी टेस्टी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट है जी अपने पास फ्रेल। फ्रेल होता है कमजोर। फ्रेलिटी का मतलब ही होता है कमजोरी। और कौन सी कमजोरी, जब बुढ़ापे में आती है, आप केन यानी लकड़ी लेकर के चलते हैं, ठीक से उठ बैठ नहीं पाते हैं, वहां से फ्रेल वर्ड को याद रखें। हर बूढ़ा आदमी जनरली फ्रेल होता है, कमजोर होता है। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस ही लुक्ड फ्रेल। इलनेस से रिकवर होने के बाद में वो काफी कमजोर दिखाई देती थी। फ्रेल को फीबल भी बोलते हैं, डेलिकेट भी बोलते हैं। ये फीबल नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है अपने पास इक्वानिमिटी। अब वैसे याद करवाता हूं ये वर्ड जैसा बनाया गया है, अंग्रेजों ने जैसा बनाया है। देखिए इक्व यानी बराबर, एनिमस का मतलब होता है दिल, दिमाग या आत्मा। अगर आप इक्वानिमिटी रखते हैं तो आपका दिमाग जो है ना संतुलन में है, एकदम पीसफुल है, आप शांत है, माइंड बैलेंस में रहता है, किसी से फालतू बात नहीं करते हैं, काम और कंपोजर को बनाए रखते हैं। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर अलाउड हिम टू फेस एडवर्सरीज विद इक्वानिमिटी। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, या हंसी मजाक की जो कला थी, अंदर का जो उसके, है ना, समझ गए ना, इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर जिसमें आप अच्छी बातें करते हैं, सामने वाले को हंसी आए, वो अलाउ करता था उसको कि वो फेस करे, सामना करे अपने दुश्मनों का भी, काम माइंड के साथ में, शांत दिमाग के साथ में। चलिए शांति को या इक्वानिमिटी को ट्रैंक्विलिटी भी बोलते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स ऐसी दवाएं होती हैं अंग्रेजी में, मेडिकल साइंस में, जो आपको दे दी जाए तो आपको नींद आ जाती है। डिप्रेशन हो रहा हो तो ट्रैंक्विलाइजर दे दो। कोई जानवर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया हो, कोई कुत्ता, कोई हाथी, घोड़ा, उसको ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाते हैं वन विभाग वाले, फिर वो शांत हो जाता है। तो ये ट्रैंक्विलिटी वर्ड को आप ऐसे कंपेयर करके याद रखें। चलो जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, है ना। अगला वर्ड है अपने पास मैनेस। मैनेस का मतलब होता है खतरा। लेकिन कैसा खतरा? मैनेस एक ऐसा खतरा है जो ईवल है। ईवल समझते हैं आप, गंदा, यानी खतरा तो है ही वो। मैनेस जैसे मान लीजिए कुत्तों का खतरा है ना, या पिए हुए ड्राइवर्स हैं जो सड़क पे चला रहे हैं गाड़ियां, सबके लिए खतरे का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा कोई जंगली जानवर हो, पिया हुआ ड्राइवर हो, जो खतरा आपको होना नहीं चाहिए फिर भी आपको मिल रहा है किसी गंदे कर्मों की वजह से, ऐसे खतरे को अंग्रेजी में बोलते हैं मैनस। ड्रंक ड्राइवर्स आर ए मैनस टू एवरीवन ऑन द रोड। पिए हुए शराबी ड्राइवर जो हैं वो एक बहुत खराब टाइप का खतरा है हर एक आदमी के लिए जो सड़क पे चलता है। मैनेस खतरे को डेंजर, थ्रेट, वार्निंग बोल सकते हैं। आज ये मैनेस नाम का वर्ड यूज सी इन द आर्टिकल।
लास्ट वर्ड है अपने पास पोटेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोटेंट का मतलब होता है किसी चीज का साइन बनना जो अभी होने वाली है। जैसे बादल जो है पोटेंट करते हैं बारिश को, जैसे धूप पोटेंट करती है बहुत तेज गर्मी को। ऐसे आप इसको याद रखें, प्रिडिक्ट और फोरकास्ट इसके सिनोनिम्स हैं। इंक्रीज्ड सेल्स पोर्टेंट ग्रोथ फॉर द कंपनी, बढ़ी हुई सेल जो है पोर्टेंट करती है या दिखाती है, साइन बनती है ग्रोथ का कंपनी के लिए। तो ये वर्ड भी आप आर्टिकल में देखेंगे, नया शायद आपके लिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। शीट को जरूर से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी मोटी मोटी आपने समझ ली है। एक नया बिल यानी कानून बना है महाराष्ट्र में, MSPS, जिसमें सरकार के पास अब ये ताकत आ गई है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या कोई भी इंडिविजुअल यानी आम आदमी, अगर सरकार को लगे कि उसके ख्याल देश विरोधी हैं, काम नहीं उसके ख्याल, तो आदमी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जेल में रखा जा सकता है, बैन किया जा सकता है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत बड़ी स्वीपिंग पावर दे रहा है गवर्नमेंट को। कोई भी ऐसा आदमी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार तो इस बिल का या कानून का सहारा लगा करके उसको देश विरोधी करार दे देगी। सरकार की इस पे ये दलील है कि ये कानून जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नक्सलाइट्स और माओवादी हैं जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में बैठ करके गलत भावनाओं को भड़काते हैं, तो इनको रोका जाए, इसलिए ऐसा कानून लाना जरूरी था। हमारा आर्टिकल हमें वार्न कर रहा है, चेता रहा है कि इस तरह के कानून का एक खुले समाज में, ओपन सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। बड़े स्केल पे ऐसे कानूनों का मिसयूज होता है, समाज में खुली आवाज को दबाने के लिए सरकारें ऐसे कानून, समझ गए ना, मिसयूज करती हैं। आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है इस कानून को, साथ में है फॉर वार्निंग। फॉर वार्निंग यानी पहले से वार्न कर रहा है कि देख लो ये कानून बना रहे हो, 5 साल 10 साल बाद आप खुद ही परेशान होगे इस कानून की वजह से। आम आदमी की बात कर रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, फटाफट इसको एक रीडिंग दो और मीनिंग निकालो क्या लिखा हुआ है। कह रहे द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी या MSPS बिल 2024 follows the disturbing pattern of executive overreach in the name of security। कह रहे महाराष्ट्र का नया जो बिल है, बिल का मतलब क्या होता है, कानून। कह रहे महाराष्ट्र का जो नया MSPS नाम का कानून है ना 2024 का, ये फॉलो करता है एक डिस्टर्ब करने वाले पैटर्न को या रुझान को, जो है एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच का, सरकार की जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी का। और कैसे, इस नाम पे, इस नेम पे, इस बहाने पे जो है हमारी सिक्योरिटी का। सरकार बोलती है कानून से हम लोगों को सुरक्षा पहुंचाएंगे, लेकिन इस कानून की आड़ में सरकार ओवर रीच करना चाहती है, अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाना चाहती है। चलिए, MSPS बिल की वर्ब है फॉलोस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओवर रीच क्या होता है, देखिए रीच का मतलब है पहुंचना, ओवर का मतलब है ज्यादा। कोई आदमी की रीच इतनी हो जाए कि वो आपके घर में आ जाए कभी भी, समझ पा रहे हो आप, अच्छा लगेगा आपको। भैया आपके घर कोई डोरबेल तक आ जाए, डोरबेल बजा दे तो वो भी ठीक है, लेकिन कोई आदमी इतना रीच करने लगे कि उसको जब चाहे आपके घर आने का एक्सेस मिल जाए, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओवर रीच करना। जितना जरूरत है उससे आगे बढ़ जाना है ना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, ताकि आप लोगों को अपने हिसाब से चला सकें। तो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच यही होता है। ओवर रीच से मिलता जुलता एक और वर्ड अंग्रेजी में ओवर आर्क। देखिए ओवर आर्क का मतलब होता है डोमिनेट करना। आप किसी के कंधे पे हाथ रखेंगे तो एक हाथ से आर्क बन जाएगी। आर्क का मतलब क्या होता है, छाया, है ना। अगर आप किसी को ओवर आर्क कर रहे हैं, किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, कोई आपसे छोटा है, तो आप यही बता रहे हैं ना उसको कि मैं आपसे बड़ा हूं और है ना, मैं आपको डोमिनेट करता हूं, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मुझसे। तो इस तरीके से ओवर आर्क एक अलग वर्ड है किसी को डोमिनेशन दिखाने के लिए, ओवर रीच अलग वर्ड है किसी के मामले में दखल अंदाजी करने के लिए। आज के क्विज में मैंने दोनों वर्ड्स पूछे हैं। कह रहे जी एग्जिस्टिंग लॉज आर ऑफ्टन मिसयूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इंक्लूडिंग कमेंटेटर्स। कह रहे जो एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे, अक्सर पहले से ही वो मिसयूज हो रहे हैं, आर ऑफ्टन मिसयूज्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। और किसके खिलाफ होते हैं, आपके सियासी ओपोनेंट्स के खिलाफ या राजनीतिक प्रतियोगियों के खिलाफ। ओपोनेंट यानी आपके विरोधी। और कभी कभी क्रिटिक्स के खिलाफ भी होते हैं या आलोचकों के खिलाफ भी होते हैं जो रूलिंग पार्टी की आलोचना करते हो। और इसमें कमेंटेटर्स भी शामिल हैं, जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर वाले भी शामिल हैं।
लॉज की वर्ब है आर मिसयूज्ड, मिसयूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। ओपोनेंट आपका विरोधी है, क्रिटिक आपका आलोचक है। चलिए, कह रहे चार्जेस आर ऑफ्टन वेग एंड स्वीपिंग एंड द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट इन मैनी ऑफ दीज केसेस। कह रहे जब भी सरकार इनका मिसयूज करती है ना ऐसे कानूनों का, जो भी आरोप लगते हैं अक्सर वो बड़े वेग और स्वीपिंग टाइप के होंगे। वेग का मतलब होता है धुंधले, स्वीपिंग का मतलब होता है जी जनरलाइज्ड। जैसे किसी पत्रकार ने कोई गलत जो है चीज लिख दी जो सरकार को पसंद नहीं आई, झूठी थी सच्ची थी वो बात की बात है, लेकिन सरकार क्या करेगी, पत्रकार को तो पकड़ने की कोशिश करेगी कानून का इस्तेमाल करके, उस न्यूज़पेपर को भी बंद करवा देगी। इसको बोलते हैं स्वीपिंग चार्जेस। बड़े स्केल पे आपने हर चीज को अपने दायरे में ले लिया, ऐसा चार्ज लगाया। तो ऐसे आरोप अक्सर सरकारें लगाती हैं, और जो प्रोसेस होती है ना आरोप लगने की, किसी की गिरफ्तारी की, अक्सर वही प्रोसेस ही बन जाती है पनिशमेंट या आपकी सजा ज्यादातर केसेस में। 5 साल आप पे सरकार ने ऐसा केस चलाया, 5 साल बाद आप बरी भी हो गए तो क्या हुआ, 5 साल आपको कोर्ट में घुमाए ना, तो यही आपकी सजा है सरकारों की तरफ से। चलिए, चार्जेस की वर्ब है आर, वेग यानी धुंधला मटमैला जो साफ ना हो, अनक्लियर हो। स्वीपिंग यानी बहुत बड़े स्केल पे जनरलाइज्ड हो। प्रोसेस की वर्ब है बिकम्स। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ वैसे ही पढ़ना है इसको। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ा करो। गिवन दिस पैटर्न द मूव बाय महाराष्ट्र महायुक्ति गवर्नमेंट led by the BJP to create an entire law to criminalize a certain kind of thought portends danger to freedom and democracy। कह रहा है अगर इस पैटर्न को देखें, गिवन का मतलब है देखते हुए, और किसको, ये पूरा पैटर्न जो आपको हमने बताया। कह रहा है एक मूव आया है ना इस पैटर्न को देखते हुए, एक हरकत जो हुई है महाराष्ट्र की इस गवर्नमेंट की जिसकी अगुवाई में रहता है बीजेपी, और मूव या हरकत है कि ये बना देंगे एक पूरा एंटायर लॉ जो क्रिमिनलाइज करेगा या क्रिमिनल बना देगा एक खास तरह की थॉट को या ख्याल को। कह रहे ये मूव जो है ना ये पोर्टेंड करती है, साइन बनती है या प्रिडिक्ट करती है खतरे या डेंजर को हमारी फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए। तो पहले से ही कानून इतने सख्त हैं कि सरकारें किसी को भी अंदर डाल देती हैं अगर वो अच्छा ना लगे। इस पैटर्न के ऊपर एक पूरा नया कानून बना दिया आपने, तो ये तो बड़ा खराब सा लग रहा है फ्रीडम को देख करके आने वाले वक्त में। मूव की वर्ब है पोर्टेंट्स। क्रिमिनलाइज करना, किसी चीज को सजा याफ्ता बनाना, किसी चीज में सजा का प्रावधान जोड़ देना। कह रहे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज सेड दैट द न्यू लॉ वुड ओनली टारगेट दोज हु ट्राई टू अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। कह रहे जो चीफ मिनिस्टर फडणवीस हैं वो भी ये कह चुके हैं महाराष्ट्र के कि ये जो नया कानून है ना इससे डरने का नहीं, ये कानून सिर्फ टारगेट करेगा या निशाने पे लेगा उन्हीं लोगों को, ओनली दोज को जो कोशिश करेंगे अंडरमाइन करने की, कमजोर बनाने की हमारे संवैधानिक सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को। कह रहे लेकिन बट द पॉसिबिलिटी इंडीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स मिसयूज इज अपरेंट। कह रहे लेकिन हमारा यह कहना है कि जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, और अगर सच में बात करें तो प्रोबेबिलिटी की बात करें। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कौन सा काम कितनी बार होगा, 10 में से कितने केस जो है सरकार इस तरह से झूठे बनाएगी। कह रहे जो पॉसिबिलिटी है और जो बड़ी संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी है इस कानून के मिसयूज की, वो बड़ी साफ है, अपरेंट है, हमारे सामने है। तो चीफ मिनिस्टर साहब कितना भी बोल लें, लेकिन ये कानून जो है सरकार जरूर मिसयूज कर सकती है जब भी उसकी मन हो। देवेंद्र फडणवीस की वर्ब है सेड, वो ऐसा कह चुके हैं। नया लॉ इसकी वर्ब है वुड ओनली टारगेट। हु की वर्ब है ट्राई, अंडरमाइन करना, वीकन करना, कमजोर बनाना। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी संवैधानिक व्यवस्था। पॉसिबिलिटी की वर्ब है इज। अपरेंट का मतलब होता है क्लियर या एविडेंट, जो आपके सामने हो, जग जाहिर हो। कह रहा द स्टेट सेज दैट इट इज सीकिंग टू प्रिवेंट माइस्ट फ्रॉम ब्रेन वॉशिंग यूथ, प्रोफेशनल्स एंड सिविल सर्वेंट्स थ्रू फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस। कह रहा है ये स्टेट जो है महाराष्ट्र की, वो ये भी कहती है कि ये कोशिश कर रही है, सीख कर रही है कि ये रोके या प्रिवेंट करे नक्सलियों को, माइस्ट को ब्रेन वॉश करने से, दिमाग खराब करने से हमारे यूथ का या युवाओं का, प्रोफेशनल्स का, काम करने वाले लोगों का, और सिविल सर्वेंट्स का, हमारे बड़े बाबू और अफसरों का। और ये काम कैसे खराब करती है दिमाग, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए या फिर दिखावे के तौर पे बड़े बड़े
एनजीओ बना करके। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है समझते हैं आप, है ना, कोई कंपनी कोई एनजीओ। फ्रंट का मतलब होता है जो आगे रहेगा, साफ सुथरा दिखेगा, पीछे उनके माओइस्ट काम कर रहे होंगे। तो सरकार बोलती है कि ऐसे नक्सलवादियों को या उनकी साफ सुथरे दिखावे वाली ऑर्गेनाइजेशंस को रोकने के लिए हमने कानून बनाया है। स्टेट यानी गवर्नमेंट है, सब्जेक्ट इसकी सेज, वर्ब है इसकी सेज। इट आया गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, वर्ब है इसकी सीकिंग। सीख करना, किसी चीज को या काम को पूरा करने की कोशिश करना। ब्रेन वॉश करना आप समझते हैं, किसी का दिमाग खराब करना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, पढ़ने में आसान लग रहा होगा, पढ़ते जाओ। अब इसमें ग्रामर भी आ जाएगी अलग से। कह रहा है एज इन द प्रपोज लॉ विच इज नाउ अवेटिंग द असेंट ऑफ द गवर्नर बिफोर कमिंग इनटू फोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी सस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जैसा कि दिया गया है इस प्रपोज्ड लॉ में, कानून जिसको सुझाया गया है, बनाया गया है, अभी लगाया नहीं गया। कह रहा है कि जैसा कि इस कानून में प्रपोज्ड लॉ में दिया भी गया है, और ये वही कानून है जो इंतजार कर रहा है, अवेट कर रहा है असेंट का, अप्रूवल का, सहमति का गवर्नर साहब की महाराष्ट्र के। और कब करेगा ये इससे पहले कि ये कम इनटू फोर्स हो या फिर ये लगाया जाए, इंप्लीमेंट हो। कह रहा है कि जैसा कि इस कोर्स प्रपोज लॉ में दिया हुआ है, जो अभी गवर्नर साहब की सहमति या सैंक्शन का वेट कर रहा है। कह रहा है सरकार जो है ना, इसके हिसाब से डिक्लेयर कर सकती है, घोषित कर सकती है किसी भी शक और डाउट में आने वाली सस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को। और क्या घोषित करेगी? एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन या इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कानून में ये लिखा हुआ है, अभी साइन होना इस पे बाकी है, लेकिन सरकार के पास ये पावर है, किसी भी एनजीओ, कंपनी या फर्म को सरकार बोल सके कि ये गैर कानूनी है। चलिए विच आया कानून के लिए, वर्ब इज अवेटिंग। अवेट के बाद में फोर लगाने की जरूरत नहीं है, वेट लिखोगे तो फोर आएगा, अवेट लिखोगे तो बिना फोर के। असेंट का मतलब होता है सहमति। स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है कैन डिक्लेयर। कह रहा है ऑफेंडर्स अंडर द प्रपोज्ड लॉ, ऑफेंसेस अंडर द प्रपोज्ड लॉ include membership of such organizations, fundraising on their behalf, managing or assisting them, and committing unlawful activities। कह रहे जो ऑफेंस है या गुनाह है इस नए प्रपोज्ड कानून के अंडर में, प्रपोज्ड इसलिए क्योंकि अभी कानून बना नहीं, इसको सिर्फ वोटिंग हुई है, सुझाया गया कि इसको बनाना है। कह रहा है कि जो ऑफेंसेज हैं या गुनाह जो है इसके अंदर आपने लिखे हैं, जो इंक्लूड करते हैं, वो ये सारी चीजें गुनाह का काम करेंगी। अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर हुए तब भी आप गुनहगार हैं। अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने फंड रेज किया, चंदा इकट्ठा किया, तब भी आप गुनहगार हैं। आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज या असिस्ट करते हैं, मैनेजर का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आपने कोई गलत काम किया, तब तो आप हैं। तो ये सब चीजें ऑफेंस का काम करेंगी या ऑफेंस की तरह लिखी गई हैं इस कानून में। चलिए ऑफेंसेस की वर्ब है इंक्लूड। ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह। चलो कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, ये पूरा कर लेते हैं पैराग्राफ, फिर दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको करवा देता हूं। कह रहे द बिल्स फोकस इज ऑन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज अ फ्रंट फॉर माइस्ट। कह रहे ये जो बिल है ना, इसका फोकस क्या है? ये फोकस लगा हुआ है ऐसे पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस पे जो फ्रंट की तरह एक्ट करते हैं। फ्रंट समझते हैं ना, पीछे से घर टूटा फूटा है, लेकिन फ्रंट के अंदर आपने बड़ा अच्छा पेंट करवा के, एक बढ़िया सी अलमारी लगवा के, खिड़की लगवा के आपने बढ़िया सा घर बना रखा है। तो वैसे ही इसको बोलते हैं फ्रंट। ऑर्गेनाइजेशन तो माइस्ट है, लेकिन देखने में सामने से कोई बढ़िया सा एनजीओ का नाम रखा हुआ है। कह रहा है जी बिल का फोकस ऐसे लोगों पे है या ऑर्गेनाइजेशंस पे है जो फ्रंट की तरह काम करते हैं, दिखावे का काम करते हैं, माइस्ट लोगों के लिए, नक्सलियों के लिए। और कह रहे जो चीज अनलॉफुल है वो है बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड, दैट कि कोई भी आदमी इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, इस कानून में लिखा हुआ है कि इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी आदमी गुनहगार ठहराया जा सकता है। चलिए फोकस की वर्ब है इज फोकस ऑन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। दैट आया है इन लोगों के लिए, पीपल और के लिए। दैट की वर्ब है एक्ट। व्हाट की वर्ब है इज, और व्हाट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज। एनीवन की वर्ब है कैन बी। चलो कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट दोनों ग्रामर के। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिहाफ, ऑन और सेक। सेक का मतलब होता है खातिर, बिहाफ का मतलब होता है की तरफ से, ऑन का मतलब होता है खुद। इन तीनों के आगे आपको पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा। आप ये काम कर दो मेरी बिहाफ पे, यू डू दिस वर्क ऑन माई सेक।
ठीक है, या फिर लिखे ऑन द सेक ऑफ माइन, अगर ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इनके पहले आपको माई, योर, अवर, देयर, जो भी पजेसिव है उसका इस्तेमाल करना ही होता है। कॉन्सेप्ट देख लिया, क्वेश्चंस भी देख लो कैसे मिलेंगे। शी मेड दिस विद ऑन हैंड्स, उस बंदी ने ये बनाया है, शी मेड दिस, अपने खुद के हाथों से, विद ऑन हैंड्स। ऑन का मतलब है खुद, अगर ये खुद वाला मीनिंग रखता है तो यहां एक पजेसिव चाहिए था। शी ने खुद बनाया तो शी के लिए पजेसिव होगा हर ऑन हैंड्स। तो ऐसे आपको इनमें पजेसिव घुसाना होगा। हिज सिस्टर एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ, उसकी बहन ने एक्सेप्ट किया इस अवार्ड को उसकी तरफ से, बिहाफ पे। बिहाफ का मतलब होता है किसी की तरफ से कोई काम आपने किया, तो जिसकी तरफ से किया उसका पजेसिव यहां लिखना पड़ेगा। भाई इस आदमी की सिस्टर है यानी हिज लिखा हुआ है, तो यहां भी ऑन हिज बिहाफ पजेसिव आपको लिखना पड़ेगा। चलो, तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, बिहाफ, ऑन और सेक के साथ। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये 6-7 वर्ब्स आपके सामने लिखी है जिनके साथ में एज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। डिक्लेयर यानी घोषित करना, इलेक्ट यानी चुनना, अपॉइंट यानी किसी की नियुक्ति करना, कंसीडर यानी किसी को मानना, नेम और कॉल का मतलब होता है किसी का कोई नाम, या है ना, किसी तरीके से किसी को बुलाना। आप किसी को कोई नाम रख देते हो ना किसी का, तो आप उसको नेम करते हो। लेबल का मतलब होता है किसी पे कोई ठप्पा चस्पा करना, कोई ठप्पा लगाना। और डेजिग्नेट का मतलब होता है नियुक्ति जैसा ही है, अपॉइंट करना और डेजिग्नेट करना एक ही बात है। इन सभी के बाद में एज का इस्तेमाल आप ना करें। द टीम वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द मैच, टीम को डिक्लेयर कर दिया गया था मैच का विनर। तो डिक्लेयर के बाद में एज मत लगाओ, द टीम वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मैच, सीधे लिखो बिना एज के। आई कंसीडर दिस एज अ मिस्टेक, मैं कंसीडर करता हूं, मानता हूं इस चीज को एक मिस्टेक के जैसा। तो आई कंसीडर दिस, अब एज लिखा है निकाल दो, अ मिस्टेक। ठीक है, द बेबी वॉज नेम्ड एज जो, बेबी का नाम रखा गया था जोई, तो ये गलत है। बेबी वॉज नेम्ड जोई, बीच में एज मत घुसाओ। इन वर्ब्स के साथ में एज कम से कम घुसाना है, और घुसाना ही नहीं है ऐसा समझ लो। चलो 8 वर्ब्स याद कर लेना। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं। एवरी वन कॉल्ड हर एज अ लायर, हर एक आदमी उसको झूठा बुलाता था, हर एक आदमी ने उसका नाम रखा हुआ था झूठा। तो एवरी वन कॉल्ड हर एज अ लायर। आराम से सर्च करना, देखना ये कॉल वर्ब कैसे काम कर रही है, इस लिस्ट में देख लो, और उसी हिसाब से सही करके कमेंट्स में डालना। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बैठ जाए अगर दिमाग में तो, है ना। चलो रीडिंग दो इसको, फटाफट से फिनिश करो। चलिए कह रहे अमंग अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू द बिल, अनलॉफुल इज एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वेदर बाय कमिटिंग एन एक्ट और बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। देखो सेंटेंस बहुत लंबा है। सेंटेंस ऐसा है, देखो यहां से शुरू हो रहा है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, इसकी मीनिंग निकालेंगे फिर छोटा छोटा पीस करके। द अनलॉफुल इज एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जो अनलॉफुल है या गैर कानूनी है वो होगा कोई भी एक्शन जो कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ले। अब देखो वो कैसे लेगी, ये पूरा वेदर बाय से लिख करके बताया गया, इसको छोड़ दो। आप कोई इंडिविजुअल हैं, एक्शन कैसे लेंगे, बोल करके लेंगे, लिख करके लेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, वो सारे तरीके यहां लिखे हुए हैं। और कह रहा है ये वो एक्शन है, बीच का छोड़ दो, ये वो एक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं एक डेंजर या खतरा, या फिर एक मेनेस को, मेनेस भी खतरा ही है, पब्लिक ऑर्डर के लिए, आम जनमन के सिस्टम के लिए, शांति के लिए, समाज में शांति के लिए, पीस के लिए और ट्रैंक्विलिटी के लिए। ऐसे बना हुआ सेंटेंस। बिल में बहुत सारी चीजें हैं, अमंग अदर थिंग्स। इस बिल के हिसाब से कोई भी एक्शन अनलॉफुल होगा जो लिया जाएगा किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे इनमें से किसी भी तरीके से लिया जाए। और कह रहे हैं वो एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक डेंजर या मेनस, जो बनाएगा एक खतरा समाज में व्यवस्था को, या फिर पीस को, या फिर ट्रैंक्विलिटी यानी शांति को। अब देखो एक्शन कैसे लोगे, ये बीच वाला पढ़ लो। चाहे आप कमिट करो कोई एक्ट, कोई काम करके एक्शन लो, या कोई वर्ड्स बोल दो, चाहे वो वर्ड्स बोले हुए हों चाहे लिखे हुए हों, या कोई साइन बना दो, आप बोलो लिखो मत कुछ, कोई पिक्चर बना दो, तस्वीर बना दो, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन करो, कोई इशारा करो, या अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ और भी करो।
तो हर तरीके से आपको पकड़ रखा है इसमें, चाहे बोलो, लिखो, इशारा करो, कुछ भी गलत लगा सरकार आपको खतरा मानेगी। चलिए, मेरे ख्याल से सेंटेंस पे टाइम लगा लेकिन स्ट्रक्चर आप समझ पाए। एनी एक्शन की वर्ब है इज। अनलॉफुल यहां पे सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, अनलॉफुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। लॉफुल यानी कानूनी, अनलॉफुल यानी गैर कानूनी। विच आया है एक्शन के लिए, वर्ब है इसकी कॉन्स्टिट्यूट। मैनेस आपने ऑलरेडी देखा है। ट्रैंक्विलिटी यानी शांति, पीस। कह रहा है जी ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड द अक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। जो भी कानून इस धारा के अंदर लगेगा या जो भी गुनाह इसके अंदर ऑफेंस होगा वो सारे कॉग्निजेबल होंगे, और जो अक्यूज्ड होगा, जो आरोपी होगा, उसको अरेस्ट किया जा सकेगा, घर से उठाया जा सकेगा बिना किसी वारंट के। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें वारंट की जरूरत नहीं होती। कोई रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, 7 साल से ऊपर जिनकी सजा है वो सब कॉग्निजेबल है। लेकिन कुछ छोटा मोटा काम हुआ है, किसी के थप्पड़ अप्पड़ मार दिया आपने, है ना, गाली बक दी किसी को, तो वो शायद कॉग्निजेबल ना होगा। उस केस में पुलिस को कोर्ट से वारंट लाना पड़ेगा आपको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसी वारंट की जरूरत नहीं है। ऑफेंसेस की वर्ब है आर, कॉग्निजेबल आपने देख लिया। अक्यूज की वर्ब है कैन बी अरेस्टेड, पैसिव वॉइस में। कह रहे पनिशमेंट इंक्लूड्स जेल टर्म्स ऑफ 2 years to 7 years along with fines ranging from 2 lakhs to 5 lakhs। कह रहे जो पनिशमेंट है इस कानून में, जो सजाएं हैं उसमें शामिल है जेल में टर्म या जेल का कार्यकाल 2 से लेकर के 7 सालों का, साथ ही साथ जिसमें फाइन भी लगेगा आपके 2 से लेकर के 5 साल तक, 2 से लेकर 5 लाख तक का। चलिए, सिंपल सेंटेंस पनिशमेंट की वर्ब इंक्लूड्स। कह रहे द स्टेट आर्ग्यूज दैट छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा हैव इनेक्टेड पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट्स एंड बैंड 48 नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस। कह रहे स्टेट जो है महाराष्ट्र, वो ये भी आर्ग्यू करता है, इस दलील को भी पेश करता है कि 4 और भी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, आंध्रा भी है, उड़ीसा भी है, जहां पे ये कानून पहले से बना गया है, और इन्होंने बैन भी कर दिया है 48 माओवादियों की ऐसे एनजीओ को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो फ्रंटल थे, सामने से साफ सुथरे दिखाई देने के लिए बनाए गए थे, है ना। फ्रंट एंड पे कुछ और होगा, बैक एंड पे कुछ और होगा, तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको बंद किया। चलिए, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, इजी है। स्टेट की वर्ब है आर्ग्यूज, आर्ग्यू करना, दलील पेश करना। इन चारों जो है स्टेट्स है, इनकी वर्ब है हैव इनेक्टेड, इनेक्ट करना, किसी कानून को बनाना। दूसरी वर्ब है इनकी हैव बैंड, इन्होंने बैन कर दिया है 48 एनजीओ को। बढ़े आगे, चलो लास्ट पैराग्राफ है। चलिए, इसमें बताएगा ऑपोजिशन पार्टियों का क्या कहना है इस बिल पे। कह रहा है द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफर्ड फीबल रेजिस्टेंस टू द बिल। जो भी विरोधी दल थे महाराष्ट्र में, ऑपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने दिखाया बहुत ही कमजोर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध इस बिल के सामने। एंड रेज्ड सम ब्रॉड कंसर्न्स रिगार्डिंग इट्स मिसयूज, और इन्होंने रेज भी किए, उठाए भी कोई बड़े स्केल पे कंसर्न्स को, ब्रॉड कंसर्न्स को, चिंताओं को, इस कानून के मिसयूज को लेकर के, रिगार्डिंग इट्स मिसयूज। कह रहा बट इट वॉज पास्ड इन द असेंबली थ्रू अ वॉइस नोट। कह रहा लेकिन फिर भी ये पास हो गया एकदम अच्छे तरीके से, है ना, बन गया कानून हमारी महाराष्ट्र की असेंबली में या विधानसभा में एक वॉइस नोट के जरिए। तो ऑपोजिशन ने थोड़ा शोर तो मचाया, लेकिन उनका ऑपोजिशन बहुत फीबल था, कमजोर था इस नए कानून के सामने। पार्टीज की वर्ब है ऑफर, ऑफर करना आप समझते हैं, फीबल, डेलिकेट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा कमजोर हो। ऑपोजिशन की दूसरी वर्ब है रेज्ड, इन पार्टियों ने रेज भी किया इस मुद्दे को। इट की वर्ब है वॉज पास्ड। कह रहा है एज एन आफ्टर थॉट द कांग्रेस एंड द शिवसेना प्रोटेस्टेड ऑन द फ्लोर व्हेन इट वाज टेकन अप इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कह रहा है जी एक आफ्टर थॉट के जरिए, आफ्टर थॉट क्या होती है, कोई काम तो हो गया, घर भी आ गए आप, अब आपको घर आने के बाद में आफ्टर यू कम होम, उस काम को लेकर के कुछ दिमाग में आए कि यार ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये कर दिया। कह रहे जी ऐसे ही एक बाद में सोची हुई सोच के तरह या उसके तौर पे जो कांग्रेस है और शिवसेना जो है वो जागी, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऑब्जेक्ट किया फ्लोर के ऊपर असेंबली के, जब इसको टेकअप किया गया, इस मामले को उठाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में। आपको पता होगा कुछ स्टेट्स की विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है, महाराष्ट्र उन्हीं में से एक है। तो थोड़े दिनों बाद बीजेपी के इस कानून के सामने कांग्रेस और शिवसेना को
विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिला। कह रहा द बिल हैज गॉन थ्रू अ लॉन्ग डेलिब्रेटिव प्रोसेस बट एज इट टर्न्स आउट ऑल पार्टीज अपीयर टू बी इन एंगेजमेंट या इन एग्रीमेंट। कह रहा है जी ये जो बिल है ना निकल चुका है, गो थ्रू कर चुका है एक लंबी ऐसी प्रोसेस को जो डेलिब्रेटिव है। डेलिब्रेट करना यानी गहराई से सोचना। इस बिल में गहराई से सोचने का काम कई बार हो चुका है। कह रहा है लेकिन जैसा कि अभी हमें निकल करके आ रहा है ना, टर्न आउट हो रहा है हमारे सामने, सभी पार्टीज जो है वो दिखाई देती थी, अपीयर होती थी कि वो इन अग्रीमेंट है, इस बिल के साथ में सहमत है। अच्छा, किसको छोड़ के? ऑल पार्टियां तो हैं, बारिंग सम लोन सीपीआई एमएलए हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। छोड़ करके, बारिंग यानी एक्सेप्ट फॉर, एक अकेले सीपीआई यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए के, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ असेंबली के फ्लोर पे। ठीक है ना, तो एक आदमी, एक एमएलए को लगा कि ये खराब बिल है, बाकी सबके हिसाब से सही था। बिल की वो हैड गॉन, ये काम हो चुका था पास्ट में। डेलिब्रेटिव यानी सोच विचार से जुड़ा हुआ। इट की वो टर्न्स आउट, टर्न आउट होना, निकल करके आना किसी चीज का। बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर या छोड़ करके। कह रहे द आइडिया दैट थॉट एंड स्पीच हाउ सो एवर अनपैलेटेबल दे माइट बी टू द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट शुड बी पॉलिश्ड poses a grave danger for India as an open society। लास्ट सेंटेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझोगे तो इसके मायने समझ में आएगा। कह रहा है ये आइडिया खड़ा करता है, पोज करता है एक ग्रेव डेंजर को, खतरनाक खतरे को भारत के लिए एक खुले समाज के तौर पे। अब बीच में बताया गया आइडिया कौन सा है, दैट लगा करके। आइडिया ये है, दैट लगा करके बताया जी कि जो आपके ख्याल हैं और आपकी जो बातें हैं, चाहे वो सुनने में कितनी भी अनपैलेटेबल हो, अनपैलेटेबल यानी स्वाद में गंदी, आपने गाली नहीं दी किसी को, आपने किसी को भड़काया नहीं, लेकिन सरकार की आपने ऐसी बुराई कर दी जो सरकार को अनपैलेटेबल लगी, तो कह रहे आपके थॉट्स और आपकी बातें चाहे सरकार को कितनी भी बेस्वादी लगे, कड़वी लगे हैं, है ना, हाउस एवर अनपैलेटेबल दे माइट बी, और किसके लिए? रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सत्ता में बैठी हुई सरकार के लिए। कह रहा है ये आइडिया कि इन सबको आपको पॉलिश किया जाना चाहिए। देखिए पुलिस का मतलब होता है, समझते हैं आप पुलिस क्या होती है? पुलिस एक वर्ब भी है, किसी चीज़ की निगरानी करना, किसी को रेगुलेट करना, उसके ऊपर बैठ करके उसको डिक्टेट करना। कह रहा है ये थॉट और स्पीच जो है पुलिस किए जाएं, इनकी काट छांट हो, ये ख्याली आइडिया जो है खड़ा करता है एक बहुत बड़ा खतरा। समझ पाए स्ट्रक्चर को? स्ट्रक्चर इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ये वाले सेंटेंस। आइडिया सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी पॉजेस, थॉट एंड स्पीच दूसरा सब्जेक्ट है, ख्याल क्या है कि सोच एंड थॉट एंड स्पीच आपके, इसकी वर्ब है शुड बी पॉलिश्ड, पॉलिश करना, किसी चीज के ऊपर बैठ करके उसको रेगुलेट करना। दे की वर्ब है माइट बी, अनपैलेटेबल आप देख चुके हैं, जो आपको स्वाद में गंदा लगे। चलिए रैप अप करें क्लास को। कुछ कमेंट्स में खुला हुआ आपके लिए, कुछ कहीं पे कंफ्यूजन रह जाती है तो जरूर से शेयर किया करो। अच्छे तरह की कंफ्यूजन, मुझे भी जवाब देने में बड़ा मजा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑथर ने मेंशन किया कि जो प्रोसेस या प्रक्रिया है कभी कभी वही आपके लिए सजा बन जाएगी। इस मेंशन के पीछे क्या कहना चाहता है ऑथर? सिंपल बात कि कानून के अगर कटघरे में आ गए, फिर सही प्रूव हो या गलत प्रूव हो, बात की बात है, जो 5-10 साल आपको तारीख में भुगतनी पड़ेंगी ना, वही आपकी पनिशमेंट है, प्रोसेस ही आपकी सजा है। समझ पा रहे हो? द बर्डन ऑफ लीगल हरासमेंट इज प्यूनिटिव इवन विदाउट ए कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, दोष सिद्धि ना भी हो तब भी आपके लिए पनिशमेंट है लीगल हरासमेंट जो आपके साथ होगी। तो ये आर्टिकल में कहा गया है। कह रहा है जी सेंट्रल कंसर्न जो इस आर्टिकल में दिया गया, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इस कानून को आंखें मूंद करके लगने दिया जाए तो आज से 10 साल बाद क्या बड़ा परिणाम, आप इसका कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। एक ही परिणाम दिखेगा इसका, माओवादी खत्म हो या ना हो, बहुत ज्यादा सप्रेशन होगा, गला घोटा जाएगा डिसेंट का या सरकार के खिलाफ नाराजगी का। और कैसे घोटा जाएगा? इस गाइज में, इस भेष में, इस बहाने में, जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। तो ये आज से कुछ साल बाद आप सोच सकते हैं, है ना, डिसेंट को दबाने के लिए कानून के बहाने लोगों को दबाया जाएगा। चलिए सेकंड का आंसर है बी, फर्स्ट का आंसर है सी।
कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं एज ए क्विज, जो आपने सीखा अप्लाई करना। पहले टेबल का उल्टा पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। कोई चीज जो आने वाली चीज का साइन बने, वो चीज क्या करती है? देख लेना, फीबल, पोर्टेंट या ट्रैंक्विलिटी का काम करती है। क्या करती है? बादल जो है बारिश का साइन बनते हैं, तो बादल क्या करते हैं बारिश को? इक्वानिमिटी, ये वर्ड, इसका मीनिंग पूछा आपसे, याद करके बताया था आपको, इक्यू प्लस में एनिमस। दो वर्ड दे रहा हूं, ओवर आर्चिंग और ओवर रीचिंग। सही तरीके से सही वर्ड को इन ब्लैंक्स में फिट करना है। एक जगह ओवर आर्चिंग, एक जगह ओवर रीचिंग। लास्ट में दो एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ब की वजह से। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, 9 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। क्लास पूरी देखी, इंटरेस्टिंग लगी तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। पीडीआई पूरा भी देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा, पीडीआई।